नमस्ते दोस्तों, अध्रु एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 के MEEC 04 यानी MA अर्थशास्त्र के परिमाणात्मक विधियां सब्जेक्ट के लिए एक धमाकेदार क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे, जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, प्रतीप गमन को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, जून 2024 और जून 2019 में भी। मतलब है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रश्न है, इसे तो बिल्कुल रट लेना है। इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है। प्रतीप गमन जिसे हम रिग्रेशन भी कहते हैं, एक ऐसी सांख्यिकीय विधि है जो अलग अलग चरों यानी वेरिएबल्स के बीच के संबंध को समझने में हमारी मदद करती है। इसका मुख्य काम क्या है? अगर हमें एक चर का मान पता है तो हम उसकी मदद से दूसरे चर का अनुमान लगा सकते हैं। ये हमें कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का संबंध भी बताता है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि एक चीज बदलने से दूसरी चीज पर क्या असर पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, प्रसामान्य वितरण बंटन से आप क्या समझते हैं? और देखिए, ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, जून 2024 और जून 2019 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साथियों। प्रसामान्य बंटन जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, एक ऐसा सतत प्रायिकता वितरण है जिसका आकार एक घंटी जैसा होता है यानी बेल शेप्ड। इसकी खासियत यह है कि ये माध्यानी मीन के दोनों ओर बिल्कुल सममित होता है, मतलब एक जैसा दिखता है। सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक्स में इसे सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक वितरण माना जाता है क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक और सामाजिक डेटा इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। सूचकांक को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में आ चुका है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचकांक जिसे हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, एक सांख्यिकीय माप है। यह हमें बताता है कि समय के साथ या अलग अलग जगहों पर या किसी और विशेषता के आधार पर संबंधित चरों के एक समूह में कितना सापेक्षिक परिवर्तन आया है। सीधे शब्दों में कहें तो यह आर्थिक प्रवृत्तियों यानी इकोनॉमिक ट्रेंड्स का विश्लेषण करने में हमारी मदद करता है, जैसे महंगाई कितनी बढ़ी या घटी। अब देखते हैं प्रश्न 4, जनगणना को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 और जून 2018 में पूछा गया है। ये भी एक बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। जनगणना जिसे हम सेंसस भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित समय अंतराल पर, जैसे हर 10 साल में, किसी देश की पूरी जनसंख्या से जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा किया जाता है। ये डेटा किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे सरकार नीतियां बना पाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निरंतरता या सातत्य से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2019 और जून 2018 में आया हुआ है। ध्यान से समझिएगा। निरंतरता या सातत्य जिसे हम कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं, गणित में एक फलन यानी फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। एक फलन निरंतर तब कहलाता है जब किसी खास बिंदु पर उसकी सीमा यानी लिमिट उस बिंदु पर फलन के वास्तविक मूल्य के बराबर हो। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी फलन का ग्राफ बना रहे हैं और उसे बिना पेन उठाए एक ही बार में पूरा खींच सकते हैं, तो वो फलन निरंतर है। दोस्तों, क्या आप भी अपने MEEC 04 एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? आपकी पक्की तैयारी के लिए हमने ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF फॉर्मेट में तैयार की है। इसे अभी डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये गाइड आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी और आपको एग्जाम में टॉप करने में मदद करेगी। तो अभी क्लिक करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। विषमता क्या है?
इसका अर्थ बताइए। ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और जून 2015 में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय अवधारणा है। विषमता, जिसे हम स्क्यूनेस भी कहते हैं, एक बारंबारता वक्र यानी फ्रीक्वेंसी कर्व की असममितता को दर्शाती है। इसका मतलब है कि जब कोई वक्र माध्यानी मीन के दोनों ओर समान नहीं होता तो उसे विषम कहा जाता है। आसान भाषा में अगर डेटा एक तरफ ज्यादा फैला हुआ है और दूसरी तरफ कम तो उसमें विषमता है। अब आता है प्रश्न 7। प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए या प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं? ये सवाल दिसंबर 2021, दिसंबर 2016 और जून 2019 में पूछा गया है। ये भी आपके सिलेबस का एक कोर कॉन्सेप्ट है। प्रतिचयन, जिसे हम सैंपलिंग भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बड़े समूह यानी समग्र या पॉपुलेशन में से उसके एक छोटे से हिस्से यानी सैंपल को चुनते हैं और फिर इस छोटे हिस्से का अध्ययन करके हम पूरे बड़े समूह के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। ये हमें समय और संसाधनों की बचत करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। विचरण गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय माप है। विचरण गुणांक, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, एक सांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक डेटा सेट में विचरण यानी वेरिएशन की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह हमें बताता है कि डेटा माध्यानी मीन से कितना फैला हुआ है और इसे प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का समांतर माध्य से प्रतिशत अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह हमें सापेक्षिक अस्थिरता को समझने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 9। द्वितीयक समंक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2015 और दिसंबर 2017 में पूछा गया है। ये भी डेटा कलेक्शन से जुड़ा एक बेसिक सवाल है। द्वितीयक समंक, जिन्हें हम सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं, वे आंकड़े होते हैं जो किसी और के द्वारा पहले ही इकट्ठा किए जा चुके होते हैं। ये हमें सरकारी या गैर सरकारी प्रकाशनों, शोध पत्रिकाओं या इंटरनेट जैसे स्रोतों से मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि आप इन आंकड़ों को खुद इकट्ठा नहीं करते बल्कि किसी और के द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। न्यूनतम वर्ग रीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये जून 2023 और जून 2022 में आया है। ये भी प्रतीप गमन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तरीका है। न्यूनतम वर्ग रीति, जिसे हम लीस्ट स्क्वायर्स मेथड भी कहते हैं, प्रतीप गमन समीकरण को फिट करने की एक विधि है। इसमें हम एक ऐसी रेखा या वक्र ढूंढते हैं जहां वास्तविक डेटा पॉइंट्स और हमारे अनुमानित मूल्यों के बीच के अंतर यानी विचलनों के वर्गों का योग सबसे कम हो। इसका मतलब है कि ये विधि हमें सबसे अच्छी फिटिंग वाली रेखा या मॉडल ढूंढने में मदद करती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 11। परिमेय फलन को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2022 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ये गणितीय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक परिमेय फलन, जिसे हम रैशनल फंक्शन भी कहते हैं, तब बनता है जब हम एक आश्रित चरी को स्वतंत्र चर x के दो बहुपदीय फलनों यानी पॉलिनोमियल फंक्शंस के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फलन है जिसे आप दो पॉलिनोमियल के भागफल के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। अपकिरण का क्या अर्थ है? समझाइए। ये जून दिसंबर 2020 और जून 2015 में आया है। ये भी सांख्यिकी का एक मूलभूत कॉन्सेप्ट है। अपकिरण, जिसे हम डिस्पर्शन या स्कैटर भी कहते हैं, में बताता है कि किसी डेटा समूह के अलग अलग मानों के बीच कितनी भिन्नता या बिखराव है। ये हमें डेटा में समानता के अभाव को दिखाता है। अगर डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तो अपकिरण ज्यादा है, और अगर वे एक दूसरे के करीब हैं तो अपकिरण कम है। अब देखते हैं प्रश्न 13। यादृच्छिक प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं? ये दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ये भी प्रतिचयन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसे हम रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, प्रतिचयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समग्र यानी पूरी पॉपुलेशन की हर एक इकाई यानी हर एक सदस्य के सैंपल में चुने जाने का बिल्कुल समान अवसर होता है। इसका मतलब है कि चुनाव में कोई पक्षपात नहीं होता और हर सदस्य के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रायिकता को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में आया है। ये भी एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
प्रायिकता जिसे हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना का एक अपेक्षित माप है। ये हमें बताता है कि कोई घटना कितनी बार हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, जहां 0 का मतलब असंभव और 1 का मतलब निश्चित होता है। अब देखते हैं प्रश्न 15। सहसंबंध का सूत्र लिखिए। ये भी दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ये सवाल सीधे सूत्र लिखने के लिए आता है, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। सहसंबंध गुणांक, जिसे हम कोरिलेशन Q पे O की मात्रा A F पे छोटी e की मात्रा श पे छोटी e की मात्रा A अंटो R से दर्शाते हैं, उसका सूत्र है R = सिग्मा FD x dy, और इसे भाग देते हैं √ सिग्मा FD वर्ग x गुणा सिग्मा FD वर्ग y से। इस सूत्र को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है। और हाँ दोस्तों, ALDHRU अकेडमी सिर्फ MAEC 04 ही नहीं, बल्कि MAEC के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स प्रोवाइड करता है। चाहे वो आर्थिक सिद्धांत हो, सार्वजनिक अर्थशास्त्र हो या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, आपको सभी की गाइड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इन गाइड्स को भी जरूर देखें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। प्राथमिक समंक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। ये जून 2015 और जून 2018 में पूछा गया है। ये भी डेटा कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्राथमिक आंकड़े, जिन्हें हम प्राइमरी डेटा भी कहते हैं, वे समंक होते हैं जो सर्वेक्षणकर्ता द्वारा पहली बार सीधे स्रोत से इकट्ठा किए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नए और मौलिक आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी और ने पहले इकट्ठा नहीं किया होता। जैसे अगर आप खुद जाकर लोगों से सर्वे करके डेटा इकट्ठा करते हैं तो वो प्राथमिक आंकड़े होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रमाप त्रुटि विभ्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ये दिसंबर 2022 और जून 2018 में आया है। ये भी सांख्यिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्रमाप त्रुटि, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, प्रतिचयन यानी सैंपलिंग से प्राप्त प्राचल अनुमानों यानी पैरामीटर एस्टिमेट्स में होने वाले विचलन की माप है। ये हमें बताती है कि हमारा सैंपल एस्टिमेट वास्तविक पॉपुलेशन पैरामीटर से कितना दूर हो सकता है। ये मूल रूप से प्रतिचयन बटन यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रमाप विचलन को दर्शाती है। अब देखते हैं प्रश्न 18। सूचकांक की लेस्पेयर विधि को समझाइए। सूत्र लिखिए। ये दिसंबर 2017 और जून 2018 में पूछा गया है। ये भी सूचकांक से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लेस्पेयर विधि सूचकांक की गणना करने का एक तरीका है। इसमें हम आधार वर्ष यानी बेस ईयर की मात्रा ओन, जिसे हम Q0 से दर्शाते हैं, को भार यानी वेट मानते हैं, और फिर इसकी मदद से मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स की गणना करते हैं। इसका सूत्र है P01 बराबर होता है सिग्मा P1 Q0 को सिग्मा P0 Q0 से भाग देकर और फिर पूरे को 100 से गुणा करने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। सकारात्मक और नकारात्मक विषमता में अंतर लिखिए। ये जून 2024 और जून 2022 में आया है। ये विषमता के प्रकारों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सकारात्मक और नकारात्मक विषमता में मुख्य अंतर यह है कि सकारात्मक विषमता मिंबारंबारता वक्र यानी फ्रीक्वेंसी कर्व की दाहिनी पूंछ यानी राइट टेल ज्यादा लंबी होती है, वहीं नकारात्मक विषमता में वक्र की बाईं पूंछ यानी लेफ्ट टेल लंबी होती है। इसको ऐसे समझिए, सकारात्मक विषमता में डेटा दाईं ओर ज्यादा फैला होता है और नकारात्मक विषमता में बाईं ओर। और अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की उपयोगिता अर्थ बताइए। ये जून दिसंबर 2020 और जून 2015 में भी पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं, एक ऐसा सूचकांक है जो उपभोक्ताओं के रहन सहन पर मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को मापता है। इसका मतलब है कि ये हमें बताता है कि समय के साथ आम लोगों के लिए चीजें कितनी महंगी या सस्ती हुई हैं। इसकी मदद से हम महंगाई का आकलन करते हैं और सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थे आपके MAEC 04 परिमाणात्मक विधियां के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और हमारी पीडीएफ गाइड डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्ध्रू एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट्स में अपने सवाल और सुझाव जरूर दें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।